हॉस्पिटल से गर्भवती कविता को लेकर घर आते हैं। झूठा प्यार दिखाते हुए बांझ रजिता गर्भवती कविता से कुछ देर बात करती है। तुम जब पेट दर्द के मारे हॉस्पिटल में थी ना, तब मैं तुम्हें देखने नहीं आई, इसलिए बुरा मत मानना। तभी घर पर ससुर जी को भी सर्दी और बुखार हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई दीदी। अभी तुम क्यों नहीं आई थी ये पूछा नहीं ना रजिता, लेकिन तुम्हें बेशक एक चीज का जवाब देना ही होगा। बताए बिना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। क्या है वो दीदी? अचानक से तुम्हारी आवाज में गुस्सा और नफरत सुनाई दे रहा है मुझे। दूध में जहर मिलाकर मेरे बच्चे को क्यों मारने की कोशिश की? बोलो रजिता। गर्भवती सबहू कविता के ऐसे अचानक से पूछते ही बांझ सबहू रजिता चौंक जाती है। उलझन में कविता को देखते हुए अपने आप में ऐसे सोचती है, कैसे पता चल गया इस कविता को? अब मेरा क्या होगा? मैं कविता का सामना कैसे करूंगी? मुझे देखने पर कविता को हर बार ये याद आएगा कि मैंने उसके दूध में जहर मिलाया, तो क्या करेगी वो? तब मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? ये सच गर्भवती वर्सेस बांझ सबहुओं के बीच आग लगाने वाली है। अभी कविता मुझसे क्यों इतना गुस्सा रहती है? सासू माँ को, इनको और जेठ जी को अगर थोड़ा भी शक हो गया तो इस घर में मेरे बहू के कैरेक्टर पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब क्या करूँ मैं? ऐसे सोच में पड़ती है। कविता के जोर से बुलाने पर तुरंत होश में आती है। सभी के लिए खाना लगाती हूँ मैं। ऐसे बोलकर कविता के पास से बांझ रजिता डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने जाती है। सभी लोगों को बुलाती है। सभी लोग आकर खुशी से खाना खाते हैं, लेकिन सिर्फ रजिता मन भरकर खुश नहीं होती। उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बांझ रजिता गेट के बाहर आकर टेंशन लेते हुए अपने आप में ऐसे सोचती है, ये सफेरा ना जाने कहां से आएगा। अब मैं किस तरफ देखूं? अरे सफेरे, जल्दी आ रे बाबा। बाहर गई हुई सासू माँ के आने से पहले अपना काम करके चले जा। अगर इस घर में तुझे किसी ने देख लिया ना, या मेरा टेंशन देख लिया, तो हम दोनों को जेल हो जाएगी फिर। सोचकर सेलफोन लेकर उस सफेरे को फोन करती है रजिता। वो सफेरा टोकरी को सर पर रखकर रास्ते पर चल रहा था। बज रहे अपने सेलफोन को उठाता है। हेलो, कौन है जी? अरे मैं हूँ, कहाँ हो? अरे मालकिन, आप बस आपके घर के कोने के यहाँ पर हूँ, आ रहा हूँ। ऐसे फोन रखकर आगे चल रहा था। गेट के पास आई बांझ रजिता अपनी दाई तरफ देखती है। उसे सांप वाला नजर आता है। राहत की सांस लेती है रजिता। सफेरा उसके पास आता है। मालकिन चलिए, आपकी गर्भवती जेठानी कहाँ है, मुझे दिखाइए। दिखाती हूँ, लेकिन सांप में जहर है या नहीं? ऐसे काटते ही मर जाएगी क्या? जो मैं ले आया हूँ बहुत ही खतरनाक सांप है, बस काटने के लिए तैयार है। ऐसे काटते ही जहर घुलकर मर जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी से वो कहाँ है दिखाइए। उस सफेरे को लेकर चौखट पर आती है रजिता। गर्भवती बहू कविता झूले पर बैठकर आराम से झूलते हुए जूस पी रही थी। उसके सामने टीवी चल रहा था। उस टीवी पर जयथा टीवी नाम का चैनल देखती है कविता। उस चैनल पर गर्भवती सौतेली बेटी नाम का सीरियल आता है। वो देखो, उस झूले पर बैठकर झूलते हुए टीवी देख रही है ना, वही गर्भवती जेठानी कविता है। उसे ही मारना है तुम्हें। छोड़ो, तुम्हारी टोकरी से सांप छोड़ो। रजिता की बात सुनकर सांप वाला अपने साथ ले आया हुआ सबसे ज्यादा खतरनाक सांप को टोकरी से बाहर निकालता है। वो सांप जुबान निकालते हुए झूले की तरफ आता है। उस झूले के नीचे काटने के लिए अपनी जुबान निकालता रहता है। उस झूले पर एक पैर नीचे रखकर बैठकर झूल रही थी कविता। ऐसे झूलते झूलते कविता सांप के पास जाती है। जब जब सांप उसे काटने की कोशिश करता, तब तब पीछे आती वो। तब सांप जमीन पर गिर जाता है। वो देखकर रजिता घबरा जाती है। अरे काटना उसके पैर पर, उसे मरना होगा, नहीं तो मेरे संसार के टुकड़े हो जाएंगे। तुझे चाहिए तो ग्लास में नहीं, कलसी में दूध दूंगी मैं, उसे काटना रे। ऐसे मिन्नतें करती है रजिता, लेकिन जब जब वो सांप काटने की कोशिश करता, तब तब कविता बच जाती। रजिता को क्या करना है समझ नहीं आता। उसे कैसे काटने कहे ये सोचकर उदास होती है। तब सफेरा ऐसे कहता है, देखो मालकिन, उस लड़की का कोई कपड़ा होगा तो दे दीजिए, उस सांप को सुगंध सुंघवा कर तब कटवाते हैं। अगर ये
पहले बताते तो अब तक उसकी लाश पर सफेद कपड़ा चढ़ा चुकी होती मैं। सांप वाला कुछ बोले बिना चुप रहता है। रजिता वहाँ से कपड़े सुखाने वाले जगह पर आती है। वहाँ पर रस्सी पर एक साड़ी थी। वो साड़ी रजिता की थी। बेवकूफ इंसान को पूरी दुनिया भी बेवकूफ लगती है, ऐसे ही गर्भवती जेठानी को मारने की योजना बनाने वाली रजिता को वो साड़ी कविता की साड़ी की तरह लगती है। बिल्कुल देर किए बिना वो साड़ी लेकर उस सफेरे के पास आती है। वो सफेरा उस साड़ी को फाड़कर एक टुकड़े को जुबान निकाल रहे सांप के पास फेंकता है। तब सांप की नजर साड़ी पर पड़ती है। उसका सुगंध लेता है। तुरंत सांप की आंखें लाल हो जाती है। गुस्से से जुबान निकालते हुए उनकी तरफ मुड़ता है। तब सफेरे को शक होता है। मालकिन, जो साड़ी दी है उन्हीं की है ना? क्योंकि सांप गुस्से से हमारी तरफ देख रहा है। सांप की आंखें लाल हो चुकी हैं। हमारी तरफ कैसे गुस्से से देख रहा है वो। ऐसे डरने लगता है वो। तब रजिता लाए हुए साड़ी को देखती है। वो साड़ी कविता की नहीं थी, उसकी साड़ी है। तब पता चलता है उसे। उलझन में पड़ जाती है। वो सांप उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। अरे आप यहाँ मत रहिए, भाग जाइए। यहाँ से पहले आप बहुत दूर चले जाइए, तभी आप जिंदा बचेंगी। नहीं तो इस सांप की आप ही शिकार बनकर मर जाएंगी। ये अभी वो सांप जिसका कपड़ा है उस पर बहुत ही गुस्सा है। काटे बिना वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। भागिए, अपनी जान बचाइए। कोई उपाय नजर न आकर रजिता वहाँ से भागना शुरू करती है। उसके पीछे ही सांप भी जुबान निकालते हुए जाता है। वो सफेरा अपनी टोकरी को सर पर रखकर सांप के पीछे पीछे भागता रहता है। उतने में बाहर गई हुई सुभद्रा घर आती है। सास सुभद्रा और गर्भवती कविता दोनों हॉल में बैठे थे। सुभद्रा प्यार से अपनी बहू को फल खिला रही थी। ऐसे भागते भागते थक गई रजिता कचरे के डब्बे के पास पहुंचती है। वहाँ बहुत सारा कचरा था। बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए ये सब कुछ सहना होगा सोचकर कचरे के डिब्बे के पीछे छुप जाती है रजिता। जुबान निकालकर वहाँ तक आया हुआ सांप कचरे के बदबू से साड़ी की खुशबू भूल जाता है। तब सांप की आंखें पहले जैसी हो जाती है। सांप के पीछे पीछे दौड़ रहा सफेरा पीपुड़ी बजाता है। तब जाकर सांप शांत हो जाता है। तुरंत टोकरी में रख देता है। वो सब देखकर रजिता राहत की सांस लेती है। कचरे की बदबू सहन न कर पाकर वहाँ से कुछ दूरी पर आ जाते हैं वे दोनों। अब देखा ना मालकिन, इसलिए वो लड़की के कपड़े होंगे तो उसका एक टुकड़ा ले आओ। तब आपका सोचा हुआ काम आपके और मेरे हाथ में मट्टी लगे बिना हो जाएगा। समझ आ गया, मैं पैसे जीपे कर दूंगी, तुम जाओ अब। ऐसे बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। रजिता वहाँ से घर लौट कर आती है। अंदर से हंसने की आवाज आने पर चौखट पर से देखती है सुभद्रा बड़े ही प्यार से अपनी बहू को फल खिला रही थी। वो देखकर बांझ रजिता को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या देख लिया? ऐसे सारे फालतू सीन्स मुझे ही दिखते हैं, ना जाने क्यों। इस दुनिया में ये इकलौती औरत है जो माँ बनने वाली है। ऐसे इतना ओवर एक्शन कर रही है मेरी जेठानी, मेरी गर्भवती जेठानी कविता। ऐसे अपने आप में सोचकर आए हुए गुस्से को रोककर हॉल में सास बहू को देखती रहती है। खाओ बेटा खाओ, तुम बहुत कमजोर हो। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते थक गई हो तुम। खाओगी नहीं तो कोख में पल रहे मेरे पोते का क्या होगा? अरे सासू माँ, कल तक अस्पताल में ग्लूकोज बोतल चढ़वाया ना। मुझे भूख नहीं लगी है। अभी मैंने एक गिलास जूस पिया था। अगर भूख लगेगी तो मैं ही आपसे कह दूंगी, तब आप मुझे खिलाइएगा। ये सब देखकर देवरानी को बहुत जलन महसूस होती है। उसके बाद क्या होता है ये गर्भवती वर्सेस बांझ सो बहू पार्ट 5 में हम जानेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।